प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित ग्रंथ शाकुंतलम पर नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं। शाकुंतलम एक संस्कृत नाटक है और महाकवि कालिदास द्वारा रचित है। अतः सर्वप्रथम इस भाग में महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विचार करेंगे। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, भगवती सरस्वती के वरद पुत्र, कवि कुल चूड़ामणि एवं भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक महाकवि कालिदास का नाम संस्कृत साहित्य के इतिहास में विश्रुत है। इन्हें आज राष्ट्रकवि स्वीकार किया गया है। न केवल भारतीयों ने अपितु पाश्चात्य विद्वानों ने भी कालिदास की रचनाओं का मनोयोग पूर्वक अध्ययन किया है और अपने विचारों को समस्त विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए इन्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है। भारतीय विवेचकों की यह विचारधारा है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन वृत्तांत से अजर अमर नहीं होता, अपितु अपने कार्यों से, कृतियों से अथवा कर्मों से अजर अमर होता है। कीर्ति यस्य जीवति, लोक में जिसकी कीर्ति होती है उसे ही जीवित माना गया है, अर्थात तद अतिरिक्त सब मृतवत है। इस कीर्ति की आधारशिला होती है कृतियां अथवा उस व्यक्तित्व की रचनाएं, क्योंकि एक व्यक्ति अपने अनुपम कृति के कारण ही कीर्ति प्राप्त करता है, यशस्वी होता है। कालिदास वस्तुतः ऐसे ही यशस्वी कृतिकार हैं, जिनकी कीर्ति एक सफल महाकाव्यकार के रूप में, एक सफल खंड काव्यकार या गीति काव्यकार के रूप में तथा नाटककार के रूप में विख्यात है। संस्कृत साहित्य के समूचे इतिहास का यदि आलोड़न विलोड़न किया जाए तो सामान्यतः यही तथ्य उजागर होता है कि एक व्यक्ति एक ही विद्या में सफल कृतिकार प्रमाणित हुआ है, जिनमें हम अश्वघोष से लेकर भारवी, माघ, कुमारदास, श्रीहर्ष, विल्लन आदि अनेक नाम गिना सकते हैं, जो संस्कृत से या कहें कि संस्कृत के सफल महाकाव्यकार हुए हैं। इसी प्रकार नाटककारों में भट्टनारायण, भवभूति, शूद्रक, विशाखादत्त आदि के नाम प्रसिद्ध हैं, जो केवल नाटककार के रूप में माने जाते हैं। महाकवि कालिदास ही ऐसे कवि हैं जो सफल महाकाव्यकार के साथ साथ नाटककार भी हैं, जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। धन्य है महाकवि कालिदास, और उससे भी अधिक धन्य है उनकी वंदनीय जननी, जिन्होंने ऐसे विद्वान को जन्म दिया है। ठीक ही लिखा है, गुणिगण गणना आरंभे न पतति कठिनी सभ्रमम आद्यस्य तेन अम्बा यदि सुतेनी वद वंध्या कीदृशी नाम। इसलिए संस्कृत साहित्य के इतिहास में यह पद्य अधिक प्रसिद्ध है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य एकवेर अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। महाकवि कालिदास के विषय में गत कई शताब्दियों से शोध किया जा रहा है, परंतु फिर भी कोई ऐसे ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए हैं जिनके संबंध में सभी प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान एकमत हों। और इसका एक कारण तो यह है कि कवि ने स्वयं अपनी रचनाओं में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया है जिससे उनके जन्म स्थान, कार्य स्थान, समय और कृतियों का सही ज्ञान प्राप्त हो सके। केवल अनुमानिक अथवा किंवदंतियों के आधार पर ही कुछ बतलाया जाता है। एक किंवदंती के अनुसार वे बाल्यकाल में महामूक थे और जंगलों में घूमते हुए गायें चराकर अपना जीवन यापन करते थे। महाराजा विक्रमादित्य से असंतुष्ट कुछ विद्वानों ने उनकी एकमात्र पुत्री विद्योत्तमा के साथ उनका विवाह कराने का निश्चय किया, या कहें कि इसलिए किया कि विद्योत्तमा विदुषी थी और कालिदास मूर्ख। सभा में ले जाकर मौन कालिदास के संकेतों का महत्वपूर्ण अर्थ बतलाकर वे अपनी योजना में सफल हो गए, परंतु एक रात्रि को उष्ट्र शब्द का सही उच्चारण नहीं करने पर पत्नी से अपमानित कालिदास योग्यता प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। भगवती काली
की उपासना से कवित्व शक्ति प्राप्त कर जब पुनः घर लौटते हैं तो अनावृत कपाटम द्वारम देहि वाक्य का उच्चारण कर अपनी पत्नी को स्वयं की योग्यता का परिचय प्रस्तुत करते हैं और हठात उसे अस्ति कश्चित वाग विशेष है कहना पड़ता है। कहा जाता है कि इसी वाक्य के तीनों शब्दों को लेकर कालिदास ने 3 काव्यों की रचना कर डाली, जिसमें अस्ति से प्रारंभ कर कुमार संभव की रचना की। वह अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवता आत्मा हिमालयो नाम नागाधिराज है पूर्वा परौ तोय निधौ अवगाह्य स्थित पृथिव्या इव मानदंड है। ये कुमार संभव का प्रथम श्लोक है। कश्चित से उन्होंने किया मेघदूत का प्रारंभ, उसका श्लोक है कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु वसति इम्राम गृहाश्रमेषु। और उस तृतीय शब्द है वाक, अस्ति कश्चित वाक विशेष है, तो यहाँ पर तृतीय शब्द बना वाक। वाक शब्द से रघुवंशम का जो लेखन प्रारंभ किया उन्होंने, और उन्होंने लिखा वागर्थाव्यो संपृक्त वागर्थ है प्रतिपत्तये जगत है पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। और इस प्रकार से इन 3 ग्रंथों की रचना की। एक अन्य किंवदंती के आधार पर ये लंका के राजा कुमारदास के 500 ईस्वी के आसपास का जो समय है मित्र थे, जिनकी मृत्यु वहां की एक वेश्या ने धन के लोभ में करवा दी थी। उनकी मृत्यु लंका में हुई थी। कहा जाता है वहां आज भी कालिदास की समाधि विद्यमान है। कालिदास की रचनाएं इस प्रकार का कोई भी संकेत नहीं छोड़ती हैं जिनसे उनके विषय में कोई निर्णयात्मक बात कही जा सके। कालिदास की संख्या भी 1 से लेकर 6 हो गई है, जिनमें कौन से कालिदास ने किस काव्य की रचना की थी कुछ भी पता नहीं चलता। राजशेखर ने कालिदास के विषय में लिखा है एको अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदास त्रयी किमु। कालिदास को परमिल की उपाधि से भी विभूषित किया गया था, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। कुछ लोग इन्हें काली का भक्त मानते हैं और उनकी ये धारणा है कि कालिदास उनका जन्म नाम नहीं अपितु काली की उपासना के उपरांत ही रखा गया है। संस्कृत के कुछ एक ग्रंथ कालिदास को राजा विक्रमादित्य का मित्र मानते हैं और कुछ राजा भोज के साथ उनका संबंध जोड़ते हैं। लोक में प्रसिद्ध बादशाह अकबर और बीरबल के किस्सों के साथ ही राजा भोज और कालिदास के अनेक गल्प लोक में प्रसिद्ध है और इन्हीं कुछ किंवदंतियों के आधार पर कालिदास का जीवन वृत्त अनेक इतिहास लेखकों ने अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। जो इनकी रचना है मेघदूत को पढ़कर एक किंवदंती इस रूप में भी है कि यह रचना कालिदास ने अपनी पत्नी के वियोग में लिखी है, जिसका स्थान शिप्रा नदी या रामगिरी है। और कालिदास के ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि वे शिव भक्त और ब्राह्मण थे। वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जहाँ भी अवसर आया या प्राप्त हुआ शिव को चित्रित करने में सफल हुए। अन्य देवताओं के प्रति सद्भावना रखने के कारण इन्हें आस्तिक कहा जाता है। रघुवंशम और मेघदूत के अध्ययन से तो ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने समुद्र तट से लेकर हिमालय पर्वत तक संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। जिस राज से ठाटबाट का वर्णन काव्य में मिलता है, मालूम होता है कि ये अनेक सुप्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण राजाओं के साथ रहे हैं। जहाँ तक उनकी शिक्षा, दीक्षा और ज्ञान का प्रश्न है, नहीं कहा जा सकता कि वे किसी ऋषिकुल अथवा विश्वविद्यालय के छात्र थे। हो सकता है वे शाकुंतल नाटक में मालिनी नदी के किनारे विद्यमान तत्कालीन किसी आश्रम के विद्यार्थी रहे हों, क्योंकि उन्होंने आश्रम का सजीव चित्रण उपस्थित किया है। उनके ग्रंथों के आलोड़न से निसंदेह यह कहा जा सकता है कि उन्हें वेदों, दर्शनों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, संगीत शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, छंदशास्त्र, काव्यशास्त्र आदि का अच्छा ज्ञान था। कालांतर में लोगों ने उनका नाम उपाधि के रूप में ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार विभिन्न किंवदंतियों के होने पर भी यह सत्य है कि कालिदास उच्च कोटि के विद्वान थे, जिनकी रचनाएं अथवा उनके नाम से विख्यात अन्य रचनाएं उनकी बहुज्ञता को सिद्ध करती हैं।
संस्कृत साहित्य के प्रायः अनेक महाकवि ऐसे हुए हैं जिनके जन्म स्थान व स्थिति काल के संबंध में आज भी विद्वान एकमत नहीं है। एक सुयोग्य कवि होने के कारण विभिन्न प्रांतों के विद्वान उन्हें अपनाना चाहते हैं और परिणाम स्वरूप कश्मीर के विद्वान उन्हें कश्मीरी सिद्ध करते हैं। उसमें हेतु है हिमालय की प्राकृतिक शोभा तथा अलकापुरी का चित्रण। ठीक इसी के समान उज्जैनी के विद्वान कालिदास को मालवा का मानते हैं, क्योंकि उनके काव्य में उनकी अभिरुचि उज्जैनी वर्णन की ओर अधिक रही है। बंगाली विद्वान उन्हें बंगाल का नागरिक स्वीकार करते हैं और इसके लिए वे कालिदास को बलात् अपनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका नाम कुछ बंगाली नामों से मिलता जुलता है। आधुनिक समालोचक, मनीषी, ऐतिहासिक विद्वान अधिकांशतः इसी पक्ष में हैं कि कालिदास मालवा के निवासी थे और ये कहें कि हमारी मान्यता यह है कि कालिदास संपूर्ण भारत के प्रतिनिधि कवि थे, हैं और रहेंगे भी। इस संबंध में जब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल जाता, उन्हें संपूर्ण राष्ट्र का कवि ही स्वीकार करना चाहिए। कालिदास का स्थिति काल भी विवादास्पद है। विगत 2 दशकों से इस प्रश्न पर कालिदास जयंती के अवसर पर उज्जैन में बहुत विचार विमर्श हुआ है, परंतु फिर भी समस्त विद्वान उनके स्थिति काल के संबंध में एकमत नहीं हो सके। इतना अवश्य कि उन विद्वानों के विचार मंथन से अब 2 मत विशेष रूप से प्रभावी हैं, जिनमें एक मत उन्हें विक्रमादित्य का सभा पंडित मानकर उन्हें विक्रम संवत के संस्थापक राजा विक्रमादित्य की सभा का एक अमूल्य रत्न मानकर उन्हें विक्रम की प्रथम शताब्दी में विद्यमान स्वीकारते हैं। दूसरी ओर कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उन्हें गुप्तकालीन मानते हैं और उन्हें ईसा की 2री शताब्दी में स्वीकार करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, इसके जो रचयिता है कालिदास, उनके लिए गवेषकों का कथन है कि अब तक कालिदास नामधारी 6 कवि हो चुके हैं, जिनमें राजशेखर को भी 3 का तो ज्ञान था। प्राय सभी विद्वानों का यही दृष्टिकोण है कि कालिदास एक नहीं अनेक हुए हैं। कालिदास के नाम से अब तक 41 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। फिर भी कालिदास की रचनाओं को यदि समयानुसार रखा जाए तो उनके जो 7 ग्रंथ हैं वो विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं और उन्हीं को उनका रचनाकार स्वीकार किया जाना चाहिए। और उसका क्रम समयानुसार निम्न प्रकार है: मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसी प्रकार काव्य में सर्वप्रथम ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। मिश्रित रूप से इनकी रचनाओं को क्रम निम्नलिखित माना जा सकता है: ऋतुसंहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, मेघदूत, शाकुंतल और रघुवंश। इस प्रकार रघुवंश महाकाव्य कालिदास की सर्वांतिक या सर्वांतिम प्रौढ़ रचना है। कालिदास की प्रतिभा श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार के काव्य रचनाओं में थी। जैसा कि इनकी काव्य रचनाओं का हमने वर्णन किया कि 7 इन्होंने काव्य रचे, जिनमें 3 नाटक हैं, 2 खंड काव्य हैं और 2 महाकाव्य हैं। कवि शब्द विलक्षण प्रतिभा संपन्न व्यक्ति का बोधक माना जाता है और इसी के चमत्कार प्रधान कार्य को समालोचक काव्य की संज्ञा देते हैं, जिसके मुख्याधार शब्द और अर्थ होते हैं। कवि का शब्दों पर यदि पूर्णाधिकार है तो उसकी रचना उत्कृष्ट कोटि की मानी जाती है। कालिदास शब्द शास्त्र में पूर्ण निष्णात थे। उनके काव्य के आलोड़न से यह ज्ञात होता है कि वे शब्द शास्त्र से ही नहीं, अन्य व्याकरण, धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अलंकार शास्त्र में प्राय सभी के प्रयोग में सिद्धस्थ थे। उनकी उपमाओं में प्राय सभी शास्त्रों के उपमान उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके प्रयोग में कालिदास अपना सानी नहीं रखते। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों की दृष्टि से कालिदास के महाकाव्य संस्कृत साहित्य के समुज्ज्वल रत्न हैं। मेघदूत की रचना कर कवि ने संस्कृत कविता के क्षेत्र में एक नवीन आदर्श उपस्थित किया है, जो आगे आगे आने वाले अनेक कवियों के लिए चिरकाल से प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। कालिदास प्रथम श्रेणी के नाटककार हैं और उन्हें उत्तम गीतिकार भी माना जाता है।
कालिदास की लेखनी जिस क्षेत्र में चली है वहाँ उन्होंने अपूर्व सफलता प्राप्त की है, किंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता वह सौंदर्य है जो उनकी काव्य रचनाओं में सर्वत्र व्याप्त है। उनकी रचनाएं किसी देश विशेष अथवा काल विशेष की रचनाएं नहीं मानी जा सकती हैं। वे विश्व भर की रचनाएं हैं और उनके आधार पर कालिदास अमर हैं। उनका स्थान संस्कृत साहित्य में सर्वप्रथम है, चाहे अन्य विषय जैसे कि उनका जन्म स्थान है, इतिवृत्त है, समय, रचनाएं आदि कितने ही विवादास्पद हों, उनका प्रथम स्थान निर्विवाद है। जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है अभिज्ञान शाकुंतलम, उस पर हम चर्चा करेंगे इस श्रृंखला के अग्रिम भाग में। धन्यवाद।